हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जल संसाधन, ये इस वीडियो का बच्चों फर्स्ट पार्ट होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है जल संसाधन का वर्गीकरण। तो बच्चों, अगर आप लोग देखिएगा तो भारत में क्या है, जल संसाधन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका धरातलीय जल और दूसरा होता है भौम जल। अगर धरातलीय जल के बारे में बात करें तो हमारे धरातल यानी भूपृष्ठ पर क्या क्या चीजें होती है बच्चों? नदियां, तालाब, झीलें, लैगून या पश्च जल, ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? धरातलीय जल के संसाधन होते हैं। और भौम जल कौन है बच्चों? जो भूमि के अंदर से निकाला जाता है, जैसे कुएं और नलकूप। तो इस प्रकार से हमारे जल संसाधन के दो स्रोत होते हैं, धरातलीय जल और भौम जल। अब बात करते हैं बच्चों जल संसाधन के बारे में। तो आप सभी को पता है, अगर बात की जाए पृथ्वी पर जल का वितरण देखा जाए तो 97% जो जल है वो लवणीय है। लवणीय का मतलब बच्चों क्या होता है? जो पीने योग्य नहीं है, जो खारा है। इसके साथ साथ अलवणीय जल बच्चों कितना है? तो 3% है। तो 3% क्या है? हमारे पानी पीने योग्य हमारे लिए पानी है। इसके साथ साथ भारत में विश्व की जनसंख्या का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 83% क्या है विश्व की अगर पॉपुलेशन ले जाए तो केवल 17% जनसंख्या हमारे भारत में निवास करती है। और इसके साथ साथ भारत में जल की मात्रा की अगर प्रतिशत देखा जाए तो कितना है? मात्र 4%, 4% क्या है भारत में जल की मात्रा है कुल विश्व की जल की मात्रा का। चलिए अब बात करते हैं भौम जल होता क्या है। तो बच्चों देखो, अगर बात की भौम जल के बारे में अगर देखा जाए तो अब बात करते हैं भौम जल के बारे में। तो भौम जल क्या है? अगर आपको पता होगा बच्चों कि उत्तर पश्चिमी प्रदेश, दक्षिणी भारत के कुछ भाग के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग काफी ज्यादा होता है। यानी उत्तर पश्चिमी भागों में और दक्षिणी अगर भाग देखा जाए तो इन क्षेत्रों में क्या होता है? भौम जल का ज्यादातर प्रयोग होता है। इसके साथ साथ भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भौम जल की उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जबकि अगर देखा जाए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल में क्या है, भौम जल की क्षमता का बहुत कम उपयोग होता है। कहने का मतलब क्या है? इन क्षेत्रों में भौम जल कम यूज होता है। और अगर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन क्षेत्रों में देखा जाए तो भौम जल का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से भौम जल का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं बच्चों भारत में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम। अर्थात अगर भारत में क्या है, जल संसाधन का भौम जल का ज्यादातर प्रयोग हो रहा है, जिससे उससे क्या क्या दुष्परिणाम पड़ रहे हैं। तो बच्चों अगर देखा जाए, पहला पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भौम जल का लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता जा रहा है, जिसके कारण भौम जल का जो स्तर होता है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण, यानी भौम जल का ज्यादा से ज्यादा निस्तारण करने के कारण या यूज करने के कारण क्या हो रहा है कि भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या की मात्रा बढ़ रही है। पानी प्राप्त करने से में क्या होता है बच्चों? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना? तो ऊर्जा भी इसके अंदर क्या हो रही है बच्चों? बहुत ज्यादा खपत हो रही है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो पहले में क्या होता था बच्चों कि पानी जो भूमिगत जो होता ना, तो भूमिगत यानी जमीन के नीचे ज्यादा गहराई तक खुदाई नहीं करनी पड़ती थी। ऊपर ही ऊपर खुदाई करने के पश्चात क्या होता था? पानी मिल जाता था, ठीक है। लेकिन आज अगर आप देखोगे गाँव में जाके तो गाँव में क्या होता है कि लगातार भूमिगत जल स्तर लगातार नीचा होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, लोगों को ज्यादा भूमिगत जल के लिए क्या करना पड़ा है? जमीन के अंदर ज्यादातर गहराई तक क्या करें, पाइप डालनी पड़ रही है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो रहा है, लगातार भूमिगत जल की धीरे धीरे क्या हो रही है, कमी होती जा रही है, ठीक है। और ये दुष्परिणाम हो रहे हैं। अब बात करते हैं जल की मांग और उपयोग। अगर बात की जाए पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है और जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग हमारे कृषि पर निर्भर है। इसलिए
कृषि उत्पादकता को अगर बढ़ाने ही है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? सिंचाई का विकास करना जरूरी है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जैसे आप सभी को पता है, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की गई है ताकि खेतों को क्या किया जा सके, पर्याप्त सिंचाई की जा सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि सिंचाई कार्यों में क्या होता है, जल की लगातार मांग ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा उत्पादकता चाहिए, यानी अगर ज्यादा से ज्यादा कृषि उत्पादकता चाहिए तो उसके लिए सिंचाई की मांग उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सिंचाई कार्यों में क्या होता है, जल की मांग ज्यादा होती है। अब बात करते हैं भारत में सिंचाई की बढ़ती हुई मांग के लिए कारण क्या है, आखिर क्यों सिंचाई के लिए लगातार क्या हो रहा है कि पानी यानी जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। तो बच्चों, पहला कारण है वर्षा का असमान वितरण। आप सभी को पता है कि देश में क्या हो रहा है, मतलब सारे वर्ष क्या हो रहा है, जल का अभाव होता जा रहा है। ठीक है ना, यानी हमारे भारत में क्या होता है, जल का अभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अधिकांश वर्षा केवल मानसून में ही होती है। ठीक है ना, बाकी टाइम तो क्या होता है, सूखा ही रहता है ना, बाकी टाइम तो पानी होता नहीं है। सिर्फ मानसून यानी वर्षा ऋतु में ही क्या होता है, वर्षा होती है। इसलिए शुष्क ऋतु में सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं है। अब हमें वर्षा के टाइम पे तो चलो ठीक है, मानसून में तो पानी मिल गया, लेकिन शुष्क ऋतु में क्या करेंगे? तो शुष्क ऋतु में किसानों को किस पर निर्भर रहना पड़ता है, सिंचाई के लिए, मतलब नहरों, तालाबों पर या नलकूपों पर, इस प्रकार से निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा है वर्षा की अनिश्चितता। कहने का मतलब क्या है बच्चों, केवल वर्षा का आगमन ही नहीं बल्कि पूरी मात्रा में भी अनिश्चित है। यानी अगर बात की जाए, इस उतार चढ़ाव की कमी को केवल सिंचाई द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि वर्षा की अनिश्चितता है, पता भी नहीं कब वर्षा होगी, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए क्या होता है, हमारी सिंचाई पर निर्भरता और लगातार बढ़ती जाती है। तीसरा कारण आता है बच्चों, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या होता है, वर्षा की भिन्नता व परिवर्तनशीलता अधिक है। किन्हीं क्षेत्रों में वर्षा अधिक हो जाती है और तो कहीं कम होती है, कई समय से पहले हो जाती है और कहीं समय बीतने के बाद हो जाता है। ठीक है, इसलिए सिंचाई के बिना भारतीय कृषि क्या है, एक जुआ है। या कहा जाता है हमारे भारतीय कृषि को कि मानसून का जुआ बनकर रह जाती है, क्योंकि किसान क्या करते थे, एक तरह से जुआ ही तो खेलता है ना। अगर वर्षा हुई तो साधारण सी बात है कि उसकी फसलें अच्छी होंगी, और अगर वर्षा नहीं हुई तो उनकी फसलें क्या होता है, खराब होने का ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए वो ज्यादातर सिंचाई साधनों पर निर्भर होता है। अब बात करते हैं मानसूनी जलवायु। आप सभी को पता है भारत की जलवायु मानसूनी है, जिसमें केवल 3 से 4 महीने तक ही वर्षा होती है। अधिकतर समय जो होता है वो शुष्क रहता है, जबकि कृषि पूरे साल होती है। आप सभी को पता है हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है केवल मानसून में ही खेती की जाती है, नहीं, पूरे साल कृषि की जाती है। इसलिए सिंचाई पर भारतीय कृषि की निर्भरता और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर किसान क्या होते हैं, सिंचाई कार्य पर निर्भर रहते हैं। एक अन्य कारण कौन सा बच्चों, खाद्यान्न एवं कृषि प्रधान कच्चे माल की बढ़ती मांग। आप सभी को पता है कि देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाद्यान्न मतलब खाने योग्य जो सामग्री व कच्चे माल की लगातार क्या होती है, मांग बढ़ती जा रही है। इसलिए क्या हो रहा है, बहुफसली कृषि जरूरी हो चुकी है, यानी अलग अलग प्रकार की कृषि क्या हो चुकी है, जरूरी हो चुकी है, जिसके कारण सिंचाई की मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सभी, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये हमारे सभी कारण क्या है बच्चों, कि सिंचाई कार्यों पे हमारा निर्भरता और लगातार बढ़ती जा रही है, इन सभी कारणों से। अब बात करते हैं भारत देश में जल संसाधन किन समस्याओं से जूझ रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है जल मानव की आवश्यक मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, लेकिन आज जल संसाधन के प्रति व्यक्ति उपलब्धता दिनों दिन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर बात की जाए जल की उपलब्धता में कमी, यानी जनसंख्या वृद्धि और सिंचाई के साधनों में वृद्धि के कारण क्या हो रहा है बच्चों, भूमिगत जल का दोहन होता जा रहा है। यानी आप सभी को पता है जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, सिंचाई साधनों के लिए किस पे हम निर्भर हो जा रहे हैं, भूमिगत जल पे निर्भर होते जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है बच्चों, भूमिगत जल का स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है और नगरों की जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति काफी ज्यादा कठिन होती जा रही है, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में लोगों को जल मिलना भी अब धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है।
दूसरा कारण है बच्चों जल के गुणों का ह्रास। यानी कहने का मतलब आप सभी को पता है, जल का अधिक उपयोग होने से जल भंडारों में लगातार कमी होती जा रही है और साथ ही उसमें बाह्य या अवांछनीय पदार्थ, अवांछनीय का मतलब क्या होता है, मतलब विषैले पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव, औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिलते जा रहे हैं, जिससे नदियां और जलाशय सभी क्या होते जा रहे हैं बच्चों, प्रभावित होते जा रहे हैं और इसमें जलीय तंत्र भी प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाता है और भूमि के जल को क्या कर देता है बच्चों, प्रदूषित कर देता है। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार से उद्योगों द्वारा जो अपशिष्ट या रासायनिक जो पदार्थ होता है किस प्रकार नदियों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नदियों में रहने वाले जीव जंतु भी क्या होते हैं बच्चों, इससे प्रभावित होते हैं और उनके खत्म होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का मतलब क्या होता है बच्चों, जल प्रबंधन के लिए देश में अभी भी पर्याप्त जागरूकता नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है, जल को संरक्षित करने के लिए लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है। सरकारी स्तर पर बनी नीतियां और कानून अभी भी इतने प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए प्रमुख नदियों के संरक्षण के लिए बड़ी योजनाओं को अभी, जैसे नदियों के संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन उनका कोई भी सार्थकता नहीं दिख रही है। ठीक है, लगातार क्या, अब जैसे भारत सरकार द्वारा अभी भी आपने सुना होगा नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई है। तो आपको क्या लग रहा है, नमामि गंगे जो परियोजना शुरू की गई है, क्या ये पूरी तरीके से लागू की गई है? क्या अभी भी गंगा नदी पूरी तरीके से स्वच्छ है? नहीं है। ठीक है, तो सरकार तो कानून बना देती है, नीतियां बना देती है, लेकिन इनका ठोस रूप से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों जागरूकता एवं जानकारी का अभाव। जल एक सीमित संसाधन, आप सभी को पता है जल क्या है बच्चों, एक सीमित संसाधन है। हालांकि यह पुनः प्रतियोग्य है, यानी पूर्ति योग्य है, हम इसे दोबारा प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसे सुरक्षित और शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी भी तो है और इस तरह की जागरूकता का अभी भी देश में क्या है, बहुत ज्यादा अभाव देखा जाता है। तो बच्चों ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।